हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वॉच जनरेशन के वन ऑफ द फेवरेट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर, जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन भी बनने वाला है। और इसका ड्रीम है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन बनना, जिसके पास तीनों टाइप की हाकी है। और ये इकलौता बंदा है जो काइडो की इतनी ज्यादा टफ बॉडी होने के बाद भी उस पर डैमेज पहुंचा पाया था। आप सभी ने गेस तो कर ही लिया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। हम कर रहे हैं बात किंग ऑफ हेल द रोरोनोआ ज़ोरो। ज़ोरो शुरू से ही बहुत ही ज्यादा बैड एक्स कैरेक्टर रहा है और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाती है ज़ोरो हमें काफी ज्यादा पसंद आने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से वो 10 मोमेंट्स थे जहां हमें ज़ोरो सबसे ज्यादा बैड एक्स लगता है और जहां से वो हमारा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। आप सभी अगर वन पीस फैन हो तो 2 से 3 मोमेंट्स तो आपने अभी गेस कर लिए होंगे, लेकिन 10 याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो है। तो चलिए देखते हैं वो 10 अचीवमेंट कौन सी थी थ्रू आउट दी वन पीस सीरीज। तो वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी मोमेंट को मिस ना कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10 पे आता है ज़ोरो अर्न मिहोक्स अटेंशन एंड रिस्पेक्ट। सीरीज हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में ही बता देती है कि ज़ोरो की जो एम्बिशन है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। उसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन बनना होता है और उसके लिए वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि मिहोक जो करंट में स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन है और उसके सामने है, तो वो उसे चैलेंज कर देता है बिना कुछ सोचे, ताकि उसे ये पता चल सके कि वो अपने ड्रीम से कितना ज्यादा दूर है और उसे कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और इस फाइट का कंक्लूजन सभी को पता था कि ज़ोरो हारेगा और वो हार जाता है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात, ये पहली और आखिरी बार होता है जहां हमें ज़ोरो हारते हुए दिखाई देता है। इस पॉइंट के बाद ना कभी हमें ज़ोरो हारते हुए दिखाई दिया है, ना ही रोते हुए। एंड हार जाने के बाद ज़ोरो अपनी जान मिहोक के हवाले कर देता है, जो उसकी लॉयल्टी दिखाती है उसके एम्बिशन की तरफ, जिसे देख के मिहोक ज़ोरो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे जिंदा छोड़ देता है रिस्पेक्टफुली। और उसको ये बोलता है कि फ्यूचर में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन के अगर वो उससे लड़ने आता है तो वो उसका चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करेगा। और ये मोमेंट काफी ज्यादा बैडेस्ट था। नंबर 9 पे आता है विक्ट्री अगेंस्ट डेस्बोन्स। डेस्बोन्स क्रोकोडाइल का पहला क्रूमेट था, जिसे मिस्टर वन भी कहा जाता था। और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि उसके सारे ही टीम मेंबर्स के नाम बहुत ही ज्यादा अजीब थे, क्योंकि वो सारे कोडवर्ड लैंग्वेज में थे। डेस्बोन के पास एक डेविल फ्रूट पावर थी, जिसकी वजह से वो नेमेसिस ऑफ स्वॉर्ड्समैन भी कहा जाता था। और उसके डेविल फ्रूट पावर जो थी वो डाइट डाइस फ्रूट थी, जिसके चलते वो अपनी बॉडी में से कहीं से भी स्टील के ब्लेड निकाल सकता था, जिसके चलते ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा टफ हो जाती है ज़ोरो के लिए, क्योंकि कोई भी स्टील को इतनी आसानी से नहीं काट सकता है। और हमें पहली बार पता लगता है कि ज़ोरो इतना ज्यादा केपेबल है कि वो स्टील को भी काट सकता है। और ये लिटरली में बहुत ही ज्यादा बैडएस और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था, जहां मुझे पता लगता है कि पहली बार कि ज़ोरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनने वाला है इन द फ्यूचर। नंबर 8 पे आती है विक्ट्री अगेंस्ट पीका ड्यूरिंग ड्रेसरोसा आर्क। पीको डोफ्लेमिंगो का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में से एक था। इस बंदे की भले ही आवाज काफी ज्यादा फनी हो, लेकिन उसके बाद भी ये स्ट्रॉन्ग बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि इस बंदे ने अकेले ही ना ही ज़ोरो को बल्कि पूरे आइलैंड पे जितने भी लोग थे सबको काफी ज्यादा मुसीबतों में डाला था, वो भी अपनी डेविल फ्रूट पावर से। क्योंकि इसके पास जो पावर है उसकी मदद से ये आराम से स्टोन्स को कंट्रोल कर सकता है और उनको असेंबल करके बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना सकता है, जो हमने देखी ही थी फाइट के दौरान। इवन इन द एंड हम देखते हैं कि कितना बड़ा रोबोट टाइप का स्ट्रक्चर से ज़ोरो को लड़ना पड़ता है, जिस पे अटैक काम भी नहीं करते हैं और उसकी मेन बॉडी पता भी नहीं होती ज़ोरो को कि कहाँ होती है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइट होती है। लेकिन हाँ, और लंबस की हेल्प से पीका की बड़ी बॉडी को 3 भाग में काट के, वो भी अपनी हाकी को यूज करके, वो मोमेंट लिटरली में बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स खड़े कर देता है आपके हाथों पे। और लिटरली में ये फाइट पैसा वसूल फाइट होती है, और जो हम देखते हैं कि वो फाइनली उसे हरा ही देता है, क्योंकि जैसे ही वो उसके रोबोट को तोड़ देता है वो उसकी मेन बॉडी को ढूंढ के उसे हरा देता है। लिटरली में ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट में से एक लगती है मुझे ज़ोरो की। एंड इसके बाद आते हैं नंबर 7 हैविंग 320 मिलियन बाउंटी। अब ड्रेसरोसा आर्क जो थी बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ही ज्यादा तगड़ी आर्क थी, क्योंकि इसके दौरान हम देखते हैं कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरलॉर्ड जो है वो हार जाता है। ज़ोरो अपनी हाकी की मदद से पीका को तो हरा ही देता है, लेकिन काफी लंबे टाइम तक वो डोफ्लेमिंगो के केस को रोकने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि वो अकेला नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद ज़ोरो की जो बाउंटी होती है वो 120 मिलियन से सीधा 320 तक पहुंच जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा होती है।
जिसके बाद वो स्टैंड आउट करता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द सी। और इतनी बाउंटी तो होनी भी चाहिए थी, क्योंकि एक वॉरलॉर्ड को हराना कोई आसान बात तो नहीं होती। नंबर 6 पे है जोरो डिफीट कमाजो द मेन स्लेयर। वानो आर्क की स्टार्टिंग फेस में ही हम देखते हैं कि जोरो है कमाजो का फेस ऑफ, जहां हम कमाजो को जानते ही हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन है कैप्टन किड का, जिसे हम किलर के नाम से भी जानते हैं। किलर को जबरदस्ती स्माइल फ्रूट खाना पड़ता है क्योंकि ओरोची उसे मजबूर करता है ताकि वो अपने कैप्टन को बचा सके, और अपने कैप्टन को बचाने की इस राह में वो जाकर टकरा जाता है जोरो से, जिसके चलते हमें इनके बीच में घमासान फाइट देखने को मिलती है। और जोरो अपने रेंगो को ओनिगिरी मूव से बड़े आसानी से किलर को हरा देता है। वो अलग बात है कि किलर हमें अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करता हुआ नहीं दिखाई देता है इस एपिसोड में, क्योंकि जो हमने उसकी ऑलरेडी पावर विटनेस कर रखी है वानो आर्क के क्लाइमैक्स के दौरान, जब वो काइडो से लड़ रहा होता है। तो हाँ, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे आके जोरो से फाइट करे तो जोरो इतनी आसानी से नहीं जीत पाएगा। फाइट बहुत ही ज्यादा टफ होगी जोरो के लिए। एंड नंबर 5 पे आते हैं जोरो कंट्रोल मीटो एनमा। वानो आर्क के सेकंड आर्क खत्म होते ही हम देखते हैं कि जोरो को वापस जाना होता है सुसुई टू द लैंड ऑफ वानो। तब उसको कोजुकी हियोरी अपने फादर ओडन की 2 में से एक तलवार उसे दे देती है, जिसका नाम होता है एनमा। अब ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे कोई भी आसानी से तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपने यूजर की पावर या हाकी को ड्रेन करने लगती है, जिसके चलते इसको यूज कर पाना बहुत ही ज्यादा टफ है। लेकिन इन दी एंड जोरो इसको कंट्रोल करना सीख लेता है और इसकी मदद से वो काइडो के ऊपर भी डैमेज पहुंचा पाता है, जो हमने वानो आर्क के क्लाइमैक्स में देखा ही है। नंबर 4 पे आता है जोरो सर्वाइव द लूफी स्पेन। थ्रिल बाग की फाइट बहुत ही ज्यादा टफ थी लूफी और उसके पूरी क्रू के लिए, क्योंकि इस फाइट के दौरान लूफी अपने गियर्स को बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली शिफ्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है, जिसके चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। और ओवर्स एंड गाइको मोरिया को हराने के बाद तो लूफी एकदम बेहोशी सा हो जाता है। लेकिन उसके जस्ट बाद ही हमें एक और वॉरलॉर्ड की एंट्री वहां देखने को मिलती है, जो होता है कुमा। अब कुमा बड़े आराम से लूफी को ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि लूफी बेहोश होता है, लेकिन हमें वहां दिखाई देखने को मिलता है कि जोरो उसे हेड ऑन चैलेंज कर देता है। लेकिन हाँ, वो बड़े आसानी से हार जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइट करके थका होता है। अब जैसे ही कुमा लूफी को लेके जाने की लगता है कि जोरो उसे एक ऑफर देता है कि वो लूफी को छोड़ के उसका सर काट के ले जाए, जिसके चलते कुमा उसे लूफी का पेन लेने को कहता है। अगर वो सरवाइव कर देता है तो वो लूफी को छोड़ देगा। और इसके बाद हम देखते हैं वन ऑफ द बैडेस्ट मोमेंट ऑफ द वन पीस। और लिटरली मैं सच बता रहा हूँ कि हम में से 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे कि जो इस मोमेंट को देखने के बाद जोरो के फैन बने होंगे, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे वन पीस का ये मोमेंट पसंद ना आया हो। और वो मोमेंट जहाँ हम देखते हैं कि जोरो पूरा खून से लथपथ होता है, उसकी बॉडी बिल्कुल भी सहने लायक नहीं होती है, लेकिन वो स्टिल सीधा खड़ा रहता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। और इस सीन के बाद जो जोरो की जो पॉपुलैरिटी में हाई आया है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था। लिटरली मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन में से एक है ये वन पीस का। नंबर 3 पे आती है जोरो ब्लॉक्स हकाई फॉर अ सेकंड। काइडो एंड बिग मॉम वर्सेस वॉच जनरेशन, जिसमें हमें लूफी, किड, लॉक, किलर एंड जोरो देखते हैं लड़ाई लड़ते हुए। उस फाइट के दौरान एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें काइडो और बिग मॉम दोनों साथ मिलकर एक बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं, जिसमें वो अपनी हाकी को कंबाइन करके एक बहुत ही पावर का ब्लास्ट इनके पांचों की तरफ फेंकते हैं। वो इतनी तेजी से आता है कि पांचों डॉज करने लायक नहीं होते हैं, जिसमें हमें देखने को मिलता है उस अटैक को जोरो ब्लॉक करता है 1 सेकंड के लिए, जितने में उन सभी को टाइम मिल जाता है बाकी लोगों को कि वो डॉज कर सके। और मैं बता दूं, इस अटैक की वजह से जोरो की कम से कम 30 से भी ज़्यादा हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन वो फिर भी लड़ने को तैयार रहता है। और लिटरली में ये गूज बम्स, क्योंकि इसकी एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी, और ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट में से एक है वानो आर्क के दौरान में। एंड नंबर 2 पे आता है जोरो सेव हिज कैप्टन। लूफी फाइट की शुरुआत में ही अपना गियर 4 बाउंसमैन यूज कर लेता है, जिसके चलते वो बहुत ही जल्दी थक जाता है और उसकी हाकी ड्रेन आउट हो जाती है। अब ना ही वो अटैक कर सकता है, ना ही खुद को डिफेंड कर सकता है। तो इस दौरान जितने भी लूफी के ऊपर अटैक होते हैं वो सारे जोरो डिफेंड करता है। इवन यही नहीं, जब लूफी लड़ रहा होता है तो उसका सारा फोकस काइडो के ऊपर होता है, तो जितने भी अटैक बिग मॉम की तरफ से आते हैं वो सारे हमें डॉज करते हुए दिखाई देता है जोरो, जो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और सबसे ज्यादा कमाल का सीन तो वो लगता है जब हमें लूफी जोरो से 1 मिनट मांगते हुए दिखाई देता है। उस टाइम पे देखने को लगता है कि हाँ, अगर फ्यूचर में जो पायरेट किंग बनेगा उसका अगर कोई राइट हैंड मैन होना चाहिए तो वो बिल्कुल जोरो जैसा होना चाहिए। और इस फाइट के दौरान हमें बहुत से जोरो के बैडएस मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा बैडएस मूवमेंट तो मुझे वो लगता है जब हम सभी को पता लगता है कि जोरो के पास भी कॉन्कर हाकी है, जिसकी मदद से वो काइडो को डैमेज पहुंचा पाता है। और लिटरली में ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। हम फैंस सब पागल हो गए थे, क्योंकि इस चीज़ को खुशी इतनी ज़्यादा थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। और फाइनली नंबर 1 पे आते हैं जोरो डिफीटेड किंग।
बहुत ही ज़्यादा लंबी फाइट के बाद जहां हम शुरू में जोरो को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं कि वो किंग के ऊपर कोई भी अटैक या कोई भी डैमेज उस पर नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि इस किंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करता है। लेकिन फाइनली जोरो अपनी एनमा की फुल पोटेंशियल को यूज़ करके और अपनी हाकी को नेक्स्ट लेवल ले जाके किंग को हरा ही देता है। और इस पूरी फाइट के दौरान हमें एक से बढ़कर एक गूज बम से भरे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमाल के थे, स्पेशली इन 1062 एपिसोड में, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल का एपिसोड था, जो था जोरो वर्सेस किंग की फाइट का कंक्लूजन, जिसके ऊपर हमने सेपरेटली बात कर चुके हैं, जो हमने अपनी चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहो तो उसे भी चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे रखा है। काफ़ी ज़्यादा कमाल का एपिसोड था वो। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जोरो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो वो काटाकोरी जितना स्ट्रांग बन चुका है अब। और मैं बता दूं कि इस फाइट के बाद जोरो की बाउंटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। हाँ, ये चीज़ हम जानते हैं कि एनिमे में अभी तक वहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ मांगा में कवर हो चुकी है। लेकिन हम आपको बता के स्पॉयलर्स नहीं देंगे, तो डोंट वरी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड हाँ, आई नो कुछ मूवमेंट ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होने चाहिए थे आपके हिसाब से, या कुछ मूवमेंट्स को मैंने ज़्यादा ऊपर रख रखा है क्योंकि वो मेरे फेवरेट थे और ये वीडियो मेरे पर्सपेक्टिव से थी। आपके पर्सपेक्टिव थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपके हिसाब से जोरो का सबसे हाईलाइटिंग मूवमेंट कौन सा था। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप जोरो के फैन हो तो। अगर आपको ऐसे ही एनिमे से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है या आप और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाली एनिमे से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।